अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज दर हकीकत के इस प्रोग्राम में नेचुरली तो हम बजट स्पेशल के तौर पर कर रहे हैं और आज मौजूदा हुकूमत का तीसरा बजट पेश कर दिया गया। आज मौजूदा हुकूमत का तीसरा बजट जो पेश किया गया है, ये माजी के दो बजट के मुकाबले में काफ़ी से ज़्यादा जो है इसमें रियायतें भी दी गई हैं। ये तकरीबन 3,900 अरब रुपए खसारे के साथ तकरीबन 8,487 अरब रुपए का ये जो है वो बजट पेश किया गया है और ये बजट में कुछ रिलीफ भी दी गई हैं, कुछ अवाम को दुख भी दिए गए हैं। जिसमें दुख में सबसे पहले मैं आपको जिक्र कर दूं कि ख़ास तौर पे जो अवाम के लिए जो एक कम्युनिकेशन का सिलसिला है, जिनमें कि इंटरनेट है, मोबाइल टेलीफोन्स हैं, इनके जो नर्क में इजाफा कर दिया गया है। यानी कि अगर आप तवील कॉल करने के आदी हैं तो अब आप थोड़ा सा होशियार हो जाएं कि 3 मिनट के कॉल के बाद फौरी तौर पे 1 रुपए का आपका फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज कर दी गई है कि 3 मिनट की कॉल के बाद 1 रुपए जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज होगी तो यकीनी तौर पे आपका बिल भी बढ़ेगा, आपका बैलेंस भी खत्म हो सकता है। तो लिहाजा यहां तो होशियार हो जाएं। लेकिन साथ साथ उन लोगों के लिए, खासतौर पर ओवरसीज के लिए और पाकिस्तान की मकामी सनतों के लिए उन्होंने काफी से ज्यादा रिलीफ दी है, जिनमें के 850 सीसी तक की गाड़ियों पे इन्होंने 17% की जो सेल्स टैक्स थे उनको उन्होंने 12.5% पे कर दिया है। इसके अलावा जितनी भी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं 850 सीसी तक की, उन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स की और विद होल्डिंग टैक्स की जो है उससे इस्तिस्ना इन्होंने दी है। रही बात कि बजट तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यकीनी तौर पे तमाम ताजिर और सनतकार जो है इस पे मुत्तफिक तो नहीं होंगे, इसलिए कि ताजिर और सनतकारों के अपने मिला जुला रुझान है और उनका कहना है कि किसी हद तक उनकी जो है अपनी तजावीज़ को वफाकी हुकूमत ने बजट का हिस्सा बनाया है। लेकिन सूरत-ए-हाल क्या है, इस सूरत-ए-हाल के हवाले से आज जो है हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और इन तमाम गुफ्तगू पे हम देखेंगे कि दर हकीकत पस मंजर क्या है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से कबल मैं यहाँ पे एक छोटा सी रिपोर्ट देखेंगे और छोटे सी रिपोर्ट का जब दोबारा हाजिर होंगे तो हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मौजूदा हुकूमत का तीसरा बजट कौम के सामने 3,900 अरब रुपए खसारे के साथ 8,487 अरब रुपए का पेश कर दिया गया। मजमूई तौर पर एक मुतवाज़िन बजट है। ताजिर और सनकारों का मिला जुला मौक़िफ़ सामने आया है। अगले माली साल के लिए मुआशी तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर किया गया है। वफाकी सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% का इजाफा किया गया है। वफाकी बजट में कोविड इमरजेंसी रिलीफ फंड के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स रिलीफ दिया गया है। पाकिस्तान में तैयार करदा 850 सीसी गाड़ियों पर सेक्स टैक्स 17% से कम करके 12.5% करने के साथ साथ 850 सीसी तक की इंपोर्टेड गाड़ियों पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी पर छूट देने और विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना देने का और मकामी तौर पर तैयार करदा छोटी गाड़ियों को वैल्यू एडेड टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट देने का ऐलान किया गया है। जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 1% करने और 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम करने का फैसला किया गया है। वफाकी बजट में कम्युनिकेशन सर्विसेज को महंगा कर दिया गया है, जिससे बराह रास्त आम अवाम मुतासिर होंगे। 3 मिनट से ज्यादा कॉल्स पर 1 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जबकि इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज कर दी गई है। दूसरी जानिब पोल्ट्री, लेदर और तिबी सामान के खाम माल पर ड्यूटीज कम कर दी गई है। कराची वालों के लिए खुशखबरी, वफाकी बजट पर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 739 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत 98 अरब रुपए देगी, जबकि सरकारी व निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए शामिल होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में आपसे कहा था कि आज मौजूदा हुकूमत का तीसरा बजट सामने पेश कर दिया गया है कौम के सामने। ये बजट कैसा है, इस पे बहस करने के लिए यकीनी तौर पे मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में और जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को जीनत बख्शा, उनसे मैं आपका तारुफ कराऊं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पहले मेहमान हैं दानिश बिन रऊफ साहब, जो कि चेयरमैन साउथ रीजन आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स। थैंक यू सर फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। बजट मतलब जैसा भी है उस पर तो हम आपकी राय लेंगे ही। मेरे दूसरे मेहमान है फैसल मुईस साहब। फैसल मुईस साहब सदर है नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, जिसके उर्फे आम में हम निकाटी कहते हैं। मेरे तीसरे मेहमान है जावेद शम्स साहब, जो कि सदर हैं कराची डिवीजन अंजुमन ताजरान सिंध।
काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं और जानी पहचानी शख्सियत है, फैसल मुईज़ साहब और शम साहब और दानिश बिन रूफ साहब। आज मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा इनकी इंटरव्यू हुई है, तो आबाद के और हाउसिंग इंडस्ट्री के हवाले से हम इन पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो हर मीडिया की एक मजबूरी होती है कि छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो इस प्रोग्राम को तसल्सल के साथ जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दरहकीकत प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं और इसके अलावा ये कि जो मेहमानों के हमने तारीफ को आपको करवा दिया था कि जनाब मेरे साथ जो आज हम बात करेंगे कि पस मंज़र में क्या है इसके, लेकिन इससे कबल जो है मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त ज़ुबैर मोतीवाला। ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो है ये चेयरमैन है BMG ग्रुप, बिजनेसमैन ग्रुप, जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बरसदार ग्रुप है, उसके चेयरमैन है ये। और हम इनसे ज़रा एक महारानी राय ले लें, तो उसके बाद हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, कि आपने हमें इतनी रात को, जबकि इस वक्त आपका यकीनी तौर पर जो आराम का टाइम होगा, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसा था बजट ये? देखें, ये बजट जो है ना, मैं ये कहूंगा कि PTI के जो पहले 2 बजट थे उनके मुकाबले में ये बेहतर बजट, बिल्कुल। लेकिन जो है ना, इसमें बेहतर इस हिसाब से है, लेकिन जैसा हालात के हिसाब से होना चाहिए था ऐसा नहीं। अच्छा। लेकिन एक बात इसमें नजर आती है कि जो हमने जो इसको पूरा ऑब्जर्व किया, उसमें एक डायरेक्शन नजर आता है। पहले बजट से उसमें कोई डायरेक्शन नहीं था, और अब जो है ना कोई डायरेक्शन नजर आता है। हमें डायरेक्शन नजर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ का, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री का, ट्रेडर्स को मदद करने का। ये सारी चीजें जो हमको इस बजट के अंदर नजर आती हैं। उसकी वजूहत हैं। वजूहत ये है कि देखिए, जब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो टफ की स्कीम ये लेके आए, जिससे कोई $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी हुई और तकरीबन 30% हमारा जो है ना वो कैपेसिटी इनहांसमेंट हुआ उस सेक्टर्स के अंदर, जो 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स हैं। इसके अलावा भी जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर तमाम में जो है ना ये हुआ। इसके बाद हम जब उसको देखते हैं एक्सपोर्ट की, जब हम बात करते हैं, तो यान की अवेलेबिलिटी के लिए उन्होंने जो है ना वो ड्यूटी को खत्म किया है, RD उसको खत्म किया है, फिर रॉ मटेरियल्स के ऊपर काफी उन्होंने स्ट्रक्चर उसमें रिफॉर्म लेके आए। RD जहां थी वहां उन्होंने उसको खत्म किया है। तो इन तमाम चीजों को देखते हैं, और सबसे बड़ा एक देरीना मुतालबा हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी का था, हैरेसमेंट के माहौल से, FBR के हवाले से, उसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है और सेल्फ असेसमेंट स्कीम का दोबारा इजरा किया है, और इसके साथ साथ थर्ड पार्टी ऑडिट को अलाउ किया है। फिर आपने डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं FBR के, उनको खत्म किया है। तो इन तमाम चीजों को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की कोशिश कर रही है कि जो बिजनेसमैन का जो कॉन्फिडेंस है उसको रिवाइव किया जाए, ताकि ये जो ना, ये जो एक बेभरोसे वाली जो कैफियत थी वो नहीं आए। एक चीज मैं आपके इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नेचुरली तो ये खसारे का बजट है, खसारे का बजट 3,900 अरब रुपए का खसारे का बजट है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो इन्होंने इतने सारे इनिशिएटिव लिए हैं, इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी भी बहुत सारे ख़त्म किया, सेल्स टैक्स को 17 से उन्होंने 12.5% किए मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स पे। सवाल ये पैदा होता है कि 3,900 अरब रुपए के खसारे का बजट है, ये कैसे पूरा करेंगे? 3,900 अरब जो खसारा है ना, ये तो हमेशा पाकिस्तान के बजट में खसारे का ही बजट कोई पिछले 25 साल से है। बल्कि इससे ज्यादा जो है ना खसारे का बजट होता है। खसारे का बजट है जब ही तो हमारे ऊपर इतना बड़ा कर्जा है, कर्जा लेते हैं, खसारा पूरा करते हैं, तो इनकी तो अपनी इनकम कम हो गई ना, मतलब जब टैक्सेस कम करेंगे, ड्यूटी कम करेंगे, इनकम भी कम नहीं, यही नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने 1230 अरब रुपए की जो है ना ग्रोथ दिखाई है टैक्स कलेक्शन में अगले साल के लिए। उन्होंने तजवीज जी, उन्होंने कहा कि तकरीबन 18% उनका इजाफा हुआ है। मैंने उसको पूरा देखा, कल इकोनॉमिक सर्वे को लेके बैठा, तो भाई आएंगे कहां से 1230? तो मुझे सिर्फ 160 अरब रुपए मिले, जो कि उन्होंने एग्जम्पशंस विड्रॉ के अंदर उसके अंदर दिए। अभी जो बाकी की चीजें ही आपको कल मिलेंगी अखबार में, जब एक्चुअली जो है ना आपका जो है ना वो बिल जो है ना वो आ जाएगा। लेकिन बहरहाल आप ये समझते हैं कि एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से ये एक मुनासिब बजट है? मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि मुनासिब है, अच्छा नहीं है तो मुनासिब है। कोशिश जरूर की गई है एक इंडस्ट्री को हेल्प करने। दूसरी बात यह कि इसमें मोबाइल टेलीफोन पे इन्होंने महंगा कर दिया, इंटरनेट को महंगा कर दिया, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपके? नहीं, इंटरनेट को तो प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया, उनकी तजवीज को। अच्छा। इंटरनेट के ऊपर जो ड्यूटी लगाने की जो बात थी, जो तजवीज किया
किया था वजीर खजाना ने, वो इमरान खान साहब ने उसको जो कैंसिल कर दिया, उसको नहीं माना है। लेकिन बाकी मोबाइल फोन भी महंगे हो जाएंगे, लेकिन मोबाइल के अंदर साथ साथ ये कोशिश की गई है कि लोकल असेंबलिंग जो है मोबाइल की, उसके ऊपर उन्होंने मराद दी, ताकि जो है ये इंकरेजमेंट हो। और ये 4 जो कारखाने अभी लगने की बात कर रहे हैं कि यहाँ जो है यही टेलीफोन बना करेंगे, उसको उन्होंने मदद करने की बात की है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कई जगहों के ऊपर जो है ना, जैसे क्रिमिनल ऑफेंस की बात की है, ये बड़ी खतरनाक बात है। ये आप बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कर सकते। फिर उन्होंने CNIC की जो कंडीशन थी, उसकी हमारे से बात हुई थी कि उसके ऊपर जो आपका जो एडिशनल टैक्स है, उसके बाद उस CNIC की कोई जरूरत रहती नहीं है, वो भी उन्होंने बात को खा गए। फिर इसके बाद जीरो रेटिंग का सबसे बड़ा जो हमारा ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जब आपकी 30% कैपेसिटी बढ़ गई, तो फिर आप ये अगर जीरो रेटिंग नहीं करेंगे तो ये नए में 30% जो मेरी कैपेसिटी मैंने एक तो बढ़ाई। अच्छा, इसमें रिफंड का मसला हल हुआ? फिर मेरे को 17% देना पड़ेगा। रिफंड का मसला हल हुआ? रिफंड का मसला, रिफंड पहले से स्पीड से आ रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी करें तो भी 5 से 6 महीने जो है ना रिफंड लेने में लगेंगे। यानी आपके पैसे 6 महीने तो ब्लॉक रहने के ही हैं। वो ब्लॉक जो रहेंगे, तो अगर आप 30% आपने कैपेसिटी बढ़ाई, इस प्रोडक्शन का 17% फिर मेरा वहां फंस गया। ठीक है, ये जो चीजें हैं, इनके अंदर बहुत सारी और भी बहुत सारी हल तलब चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप बिलाल पूछते हैं इस बजट का, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमने जो अभी तक जो देखा है उससे मुनासिब है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे जुबैर मोतीवाला साहब, जो कि BMG ग्रुप, जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सरदार ग्रुप है, उनके चेयरमैन थे और इनकी गुफ्तगू कर रहे थे। अब मैं अपने मेहमान की तरफ आता हूं, दानिश बिन रऊफ साहब, जो कि चेयरमैन है साउथ रीजन आबाद के। कैसा बजट है एज ए बिल्डर के हवाले से, आबाद की निगाह से? जब से इस बजट को आज जब स्टडी किया, तो मैं समझता हूं कि ये एज अ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव बजट है। अगर हम इसको ओवरऑल एनालाइज करें तो ये एक पॉजिटिव बजट है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। लास्ट 2 साल के मुकाबले में, 2 साल और माजी की गुज़श्ता हुकूमतों के मुकाबले में भी ये पॉजिटिव बजट है। इसमें जो रियल एस्टेट सेक्टर है, उसमें जो इस साल इतनी चीज़ें हमें बजट में नज़र नहीं आई, लेकिन इसके इंसेंटिव्स हम जो हमारी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये गुज़श्ता 6 महीने और साल पहले से इंसेंटिव मिलना शुरू हो गए थे। ये बजट उसी की कंटिन्यूएशन में है। इसमें एक चीज़ बजट में हमें नज़र नहीं आई, जो एमनेस्टी एक BR की टैक्स की आई हुई थी, वो तो दिसंबर 2021 तक है। नहीं, उसमें एक थी जो 111 एक्सेम्पशन थी, वो जून में एंड हो रही थी, तो उसमें कोई अभी तक क्लियर हमें नई आवाज़ इसमें पता चला कि इसकी इन्होंने एक्सटेंशन की है। लेकिन उसके ओवरऑल मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव बजट है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको डायरेक्ट बेनिफिट तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनडायरेक्ट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की इन्होंने बात की है इस बजट में, इंडस्ट्री को जितना सपोर्ट किया गया है, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो 72 अलाइड इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट हो। आप लोगों की सबसे ज्यादा शिकायतें कहती कि स्टील की कीमतें बढ़ रही हैं। हमें अभी जो हमारी शिकायत थी और इस पे सीमेंट और स्टील पे, कि ये जब तक अगर हमें लो कॉस्ट हाउसिंग का काम करना है, पाकिस्तान के अंदर लो कॉस्ट हाउसिंग को प्रमोट करना है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक गरीब की पहुंच तक के 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए में उसको घर देना है, तो हमें स्टील और सीमेंट की प्राइजेस को कहीं लॉक करना होगा। गुज़श्ता 1 साल से, बल्कि 1 साल भी नहीं, मैं कहूँगा कोविड के जो ये ड्यूरिंग पेंडेमिक, हर महीने ही स्टील की प्राइस बढ़ती जा रही है, हर महीने स्टील की प्राइस बढ़ती जा रही है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को और ये कुछ इदारे जिसमें FBR साथ आ जाए, कंपटीशन कमीशन साथ आ जाए, और बैठ के स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री के साथ बैठ के इनकी प्राइजेस को कहीं कंट्रोल करे, लॉक करे, कि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल थोड़ा सा महंगा हुआ, वहां महंगा होता नहीं है, यहाँ स्टील इंडस्ट्री ने, या इसकी वजह से नहीं कि डिमांड में सप्लाई की वजह से, इसमें कोई शक नहीं, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप अगर, मैं इसका सबूत आपको, खुद टीवी चैनल, आप कोई सा भी टीवी चैनल्स खोल लें, उसमें 90% एडवर्टाइजमेंट बिल्डर की हो रही है, और पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट हो रही है। उसमें आपको मैं समझता हूँ पंजाब के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे, कराची के इतने प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आएंगे जितने पंजाब के नजर आएंगे। अप्रूवल्स का प्रोसेस वहां पे बहुत फास्ट हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू PM हर एवरी थर्सडे बैठते हैं पूरी बिजनेस इंडस्ट्री के साथ और उसको रिलीफ दे रहे हैं। सिंध में भी काम स्टार्ट हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट भी इसमें काफी उनकी विल है, लेकिन वो नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है वहां तक काम होते होते ये तो प्रोसेस माजी से चला आ रहा है बहुत। तो लेकिन इस बजट के अंदर अगर हम बजट की बात करते हैं
मैं आपको एग्जांपल दूं सिर्फ इसकी टाइल्स के ऊपर कि टाइल्स एक ऐसा हमारा कंपोनेंट है, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो 3 कंपोनेंट में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जी बिल्कुल सही। स्टील और टाइल, ये दोनों महंगी चीजें हैं। माजी के अंदर इस हुकूमत आने से पहले 1000 कंटेनर साल के इंपोर्ट होते थे हमारे मुल्क के अंदर। 1000 कंटेनर, कमो पेश 85 से 90 कंटेनर महीने का पाकिस्तान में इंपोर्ट होते थे। आज वो कम होके सिर्फ 400 रह गए हैं। जहां 1000 कंटेनर साल का आता था, ड्यूटी बढ़ने की वजह से नहीं, इस गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को बैन किया। बैन सूरत में इंपोर्ट में हर्डल्स क्रिएट करी, आरडी लगाई, कस्टम ड्यूटीज लगाई, जिसकी वजह से चाइनीज जो कंपनीज वहां से हमें इंपोर्ट करती थी वो उन्हीं कंपनी ने पाकिस्तान में आके अपनी कंपनीज फैक्ट्रीज इंस्टॉल की, अपनी मशीनरी लेकर आए, और वो इस वक्त पाकिस्तान में 3 नई कंपनी टाइल्स की आई हैं। मैं समझता हूँ तो अच्छी बात है ना। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इससे पहले सिर्फ 6 फैक्ट्रीज थी जो कि पूरे पाकिस्तान की टाइल्स देती थी और 1000 कंटेनर इंपोर्ट होता था, जिसमें चाइना, दुबई, ईरान, यूरोप, हर जगह से टाइल आ रहा था। स्पेन से, इटली से। अब हमारे पास मैं समझता हूँ कि 3 नई फैक्ट्रीज आ गई हैं और ऐसी 30 और भी फैक्ट्रीज आ जाएं तो भी पाकिस्तान। तो इससे खुश हैं आप ना खुश हैं? बिल्कुल, हम तो खुश हैं, लेकिन थोड़ी सी चीजें हैं जो कल क्लियर हमें हो जाएंगी। इसमें कल फाइनेंस बिल जब आएगा, क्योंकि तो इसमें जो गवर्नमेंट ने सेल टैक्स कुछ चीजों से खत्म किया है, जो रॉ मटेरियल जिसके अंदर कॉटन है, पॉलिस्टर है, मैन मेड फाइबर है और अलॉय है, स्टील है, इनके रॉ मटेरियल्स में जीएसटी कम की है, लेकिन 12.5% किया है। अब ये पता करना है कि जो हमें जो बिलेट यूज करते हैं स्टील के अंदर, ये रॉ अलॉय और स्टील की फॉर्म वही है, तो ये कल बिल आएगा। ये फाइनेंस बिल में आपको कल पता चल जाएगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फैसल साहब की जानिब, फैसल मुइज की जानिब, सदर नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री उर्फ आम में निकाटी, कैसा बजट था सर? सर अभी आपने सुना, जुबैर भाई ने इस तरह बताया कि ये बेहतर बजट है, यानी कि जो बजट पिछले 2 साल में पीटीआई गवर्नमेंट ने दिए थे उससे कुछ बेहतरी की तरफ है। लेकिन कुछ सजेशंस हमारे ऐसे थे जो हमने उनको दिए, जो अभी तक कोई वो उस पर कोई काम नहीं हुआ। जैसे कि अभी रिफंड का मसला है, ये बहुत बड़ा एक इशू है। देखें, हमारी नेबरिंग कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट हो रही है वहाँ ये इशूज़ नहीं है, तभी वो मार्केट में कम्पीट कर पा रहे हैं, और कंपटीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट में। देखिए, वक्त के साथ ये चीज़ें सही हो, इस वक्त 17.5% जो है वो जो है। देखिए, मसला ये है कि आपको हमने पहले भी ये सजेशन दिया था कि इस वक्त प्रॉब्लम ये चल रही है कि आप अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं बनिस्बत इसके कि जो लोग आपके टैक्स नेट में हैं उनके ऊपर आप तो टैक्स देने वाले ही टैक्स नहीं देते थे, क्या करें? देखें, टैक्स नेट को आप कहते हैं कि ताजिर टैक्स नहीं दे रहे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो लोग इस वक्त टैक्स दे रहे हैं, आप उन्हीं की कमर पे जो है वो वजन लाद रहे हैं ना। आप मतलब उन्हीं को निचोड़ रहे हैं। को आप इंप्रूव करेंगे, आपका टैक्स नेट जाएगा जब लोगों तक, तो आपको बेसिकली गवर्नमेंट को भी जो है वो उनके भी अकाउंट में कोई चीज आएगी, और मेरे ख्याल में चीजें भी, आपका रेट भी नीचे जाएगा। दूसरा एक सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं ना, वो एक इशू ये है कि इस वक्त आपकी नेबरिंग कंट्रीज में जो रेट्स हैं, जो है यानी सेल टैक्स FBR, वो रेट हमारे मुकाबले में इस वक्त हम प्रॉब्लम में। कोविड ये जो सीजन अभी गुजरा है, इस कोविड में हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये था कि हम IMF या जो लोग हमारे ऊपर इस बजट में असरअंदाज होते हैं, उनको कोविड की वजह से हम कोई रिलीफ मांग सकते थे। रिलीफ मिला आपको? देखिए, रिलीफ जो मिलना चाहिए था वो रिलीफ तो मिला नहीं है हमें ना। हम जैसे लोगों को इस वक्त दुनिया में कोविड की वजह से जिस तरह जो है रिलीफ मिल रहे हैं, इस तरह कोई एक्सेलेंट रिलीफ नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में इसके लिए हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए थी। बाकी 2-4 चीज़ें और, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स है, ये सब चीज़ें बड़ा अच्छा काम है जो इन्होंने जो है गवर्नमेंट ने इस वक्त 550 अरब मेरे ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, वो पूरे पाकिस्तान में लगाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कराची का हाल आपके सामने, तो कराची के लिए दिया उन्होंने, कराची के लिए 739 आप एक बात देखें ना, कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स का आपको हाल पता है। जैसे आप साइट के इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ी लेके नहीं जा सकते, उससे वफाक का ताल्लुक नहीं है ना। देखिए, वफाक का ताल्लुक कहाँ बनता है, मैं आपको बताऊं। हमारी 4 कंपनीज जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे परवेज मुशर्रफ साहब ने बनवाई थी, उसमें ये डिसाइडेड था कि 50% ऑफ दैट, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो थी, गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप से, उस कंपनी में ये डिसाइडेड था कि 50% ऑफ दैट फंड विल प्रोवाइडेड बाय
फेडरल गवर्नमेंट एंड 50% फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सर आज 20 साल हो गए फेडरल गवर्नमेंट से 1 रुपया जो है इंडस्ट्रियल जोन्स के लिए नहीं आया। आज माशाल्लाह फबाटी को देखें, नकाटी को देखें, काटी को देखें, आज हमने उस 50% के फंड से जिस तरह डेवलप किया अपना इंडस्ट्री। तो आप लोगों ने इसमें तजवीज़ दी थी? जी बिल्कुल, प्रपोजल्स जब हमसे मांगे गए थे हमने प्रपोजल्स दिए थे। हमने कहा सबसे पहले तो आप इंडस्ट्रियल जोन्स को फंड प्रोवाइड करें। आज साइट का जो हाल है, साइट लिमिटेड का जो हाल है, साइट को आप फंड्स प्रोवाइड करें। फेडरल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कराची के लिए। देखिए पीटीआई को बड़ी खुली बात है कि कराची के लोगों ने वाकई वोट दिया और पीटीआई को इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा कराची की डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है आपकी बात, बिल्कुल दोस्त है। पीटीआई की हुकूमत जो इससे कराची के अवाम ने बहुत ज्यादा जो है उन्होंने तवक्कात वाबस्ता कर ली है। मेरे तीसरे मेहमान काफी देर से खामोश बैठे हुए हैं, जावेद शर्म साहब। जी सर। ये तो बड़े लोग हैं, ये तो बड़े लोग हैं। आप लोग वो लोग हैं जो रीढ़ की हड्डी हैं, यानी कि इनकी प्रोडक्ट आप लोग बेचते हो एसएमईज। बिल्कुल। कैसा रहा ये वफाक? हालांकि मेरे ख्याल में वफाक का बजट आप लोगों पे इतना असरअंदाज नहीं होता, लेकिन फिर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अहम मौजू है आपने बुलाया, लेकिन हमारे साथ भी वही हाल हुआ है जो आपने यहाँ हमारे साथ किया है। क्या? हमें आखिर में बिठाया है, तो वफाक ने भी हमारे साथ वही किया है कि खून जो है वो हमारा निचोड़ा है, मेहनत हमारी थी और बांटा लोगों को, बड़ों को। तो ये तो तसलसल पाकिस्तान की 73 साल तारीख में चल रहा है ना, चलता तो रहेगा। यानी कि हम भी वफाक के साथ हो गए। बिल्कुल, आप वफाक हैं सर, हमारे लिए वफाक है। लेकिन देखें मेरा जो मौक़िफ़ है वो यहाँ ये है कि छोटे ताजिर को कुछ भी नहीं दे रही है। 1200 अरब रुपए तबाही बर्बादी के बाद जो ऐलान किया गया वज़ीर आज़म साहब ने, कराची को नहीं मिला। जी बिल्कुल। वो कहाँ गया? हमने एनडीएमए को कॉल्स की, उनको हमने लेटर्स लिख के, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, इमरान खान साहब को लेटर लिख के, कोई जवाब नहीं आया। देखें इस तरीके से शहर को तबाही की तरफ ले जाना मुनासिब नहीं है। कोविड के बाद हमें क्या मिला? आज भी एनआईसी की शर्त मौजूद है। बिल्कुल। जुबैर भाई ने कहा कि वो गोलमोल बात करके उसको ले गए। अब ये 739 अरब रुपए इन्होंने ऐलान तो किया, लेकिन ये झोली लेके निकलेंगे? कुछ वफाक देगा, कुछ सुप्रीम कोर्ट देगी, कुछ सिंध गवर्नमेंट क्यों देगी इनको? निजी शोबा क्यों देगा इनको? वो हमें क्या दे रहे हैं? हमारे ऊपर तो उन्होंने देखे निजी शोबा से मुराद ये है बीओटी की बुनियाद पर कि बिल्ड एंड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, जब बीओटी की बुनियाद पे होता है कि कोई भी जैसे कि मलिर एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, जो कि काफी तवील है, वो बीओटी की बुनियाद पे बन रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें देखें छोटे ताजिर का क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसको क्या मिल रहा है, क्या दे रहे हैं आप? मिसाल के तौर पे आपने उसको कह दिया कि चलें जी हम आपको 10 मिलियन से बढ़ा के 100 मिलियन में लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ उन्होंने सेल टैक्स की तलवार लटका दी हमारे ऊपर। क्यों कर दी उन्होंने? वो छोटे एसएमईज जो छोटे स्मॉल जो मैन्युफैक्चरर थे उनको 30 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ रुपए लेकर आए, लेकिन उनको भी जो है वो सेल टैक्स की तलवार। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, जैसे कि इसमें बताया कि कोविड इमरजेंसी रिलीफ फंड उसके लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। बिल्कुल। तो इसमें कुछ आप लोगों को रिलीफ देंगे? बिल्कुल दे रहे हैं ना, उन्होंने ऐलान किया ना कि कराची के शहरी को कारोबार करने के लिए 5 लाख रुपए तक का सूद से मुबर्रा होकर जो है वो उनको फंड दिया जाएगा। ठीक है। तो 5 लाख रुपए में कौन सा कारोबार होता है, उसकी भी डिटेल बता देते शौकत तरीन साहब। देखें ये खेल सिर्फ खेल खेला जा रहा है ऊपर बैठ के, नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं कर पाता। और एसएमईज की प्रॉब्लम बड़ी अफसोस की बात है कि देखें जुबैर भाई के साथ प्रोग्राम भी हुए, वैसे भी मुलाकात होती है। जुबैर भाई ने हमारे से वादा किया बैठ के कि जब भी लार्ज स्केल पे कोई हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे तो एसएमईज को हम साथ लेके बैठेंगे, लेकिन अब तक वो शायद अपने मामलात में उलझे हुए, हमें नहीं लेके नहीं से बात, फैसल भाई बात कर रहे हैं। देखिए हम ये कहते हैं कि हमारा शोबा एक तरफ ना लगाएं। हम अगर शटर बंद करके घर बैठ जाएंगे तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? बहुत प्यारी बात बोली दानिश साहब ने कि जी वो इंपोर्ट बंद कर दी, बिल्कुल अच्छा किया, पाकिस्तान की मईशत ऊपर जानी चाहिए, लेकिन उसको बेचेगा कौन? आम आदमी एसएमईज को तो इस वक्त डंडे मार के पुलिस भगा रही है। हमें 8 बजे के बाद तो ये समझा जाता है 188 के तहत सर हजारों एफआईआर काट दी गई हैं। ये बात में कोई शक नहीं है। और इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा सफर किया है इन लोगों ने। सर डंडे हम खा रहे हैं। एक बात इसमें हजारों फैसल भाई, हजारों लोगों की एफआईआर कटी हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, उनकी तस्वीरें लग गई हैं, वो दुनिया में ट्रैवल करेंगे, उनके लिए मुश्किलात हैं। ये सब कारोबारी लोग हैं। खैर एफआईआर तो वापस हो जाएंगी, एफआईआर तो वापस सर कहाँ वापस हो रही है? हो जाएंगी, मेरे ख्याल में तो हो जाएंगी यार। ऐसा है। आप एसएमईज की डेफिनेशन थोड़ा सा बिलाल भाई आपको ही पता है। जी जी। बेसिकली ये एसएमईज की डेफिनेशन में मसला ये है कि कॉटेज इंडस्ट्री
जो मैन्युफैक्चरर है वो भी वो ऐसे चले आते हैं। हाँ ये इनका स्मॉल ट्रेडर्स लाखों की तादाद में, हम स्मॉल ट्रेडर्स हैं, हम लाखों की तादाद में पूरे। अच्छा, आप जो आप कॉटेज इंडस्ट्री से भी नीचे आ गए। मैं कह रहा हूँ ना सर, जिस तरह यहाँ रहोगे सबसे पीछे, वहाँ भी सबसे पीछे सर, ये लेकिन टैक्स देने में सबसे आगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल और हकीकत। इस बार भी तरीन साहब ने जो फिगर दिए हैं वो यही कहा है कि जो स्मॉल मीडियम जो बिजनेस है उसने हमें शोबे में ताउन किया है, टैक्स ज्यादा दिया है और हम मजीद उसको इसके लेकर बावजूद आएंगे। कि 15 महीने से लॉकडाउन में आप लोग सफर कर रहे बिल्कुल हैं। सफर कर रहे हैं। दूसरा एक चीज उन्होंने नई शरह निकाल दी है सर, कि जो इलेक्ट्रॉनिक जरा हैं उसके जरिए वो हमसे टैक्स मजीद लेंगे। सर तो हम क्या करेंगे? मेरा ख्याल है अगला शोबा जो आ रहा है वो हड़तालों का आ रहा है और एसएमईज को, और फैसल भाई ने एक बात क्लियर कर दिया कि हम तो एसएमईज में भी नहीं आ रहे। हम तो छोटे ताजिर थे, छोटे ताजिर नहीं, आप दिल छोटा ना करें। हमारे लिए तो आप, हमारे लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान का झंडा तो हमारे ही हाथ में है ना। मेरा अपना जाती रहा है कि डंडे आप खाते हो, मुख्तलात आप बर्दाश्त करते हो। आपके एक बड़ा जो सनतकार है वो तो अपने एसी कमरे में बैठा रहता है, उसके टिप पे जो प्राइम मिनिस्टर भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, सीएम भी होता है। आपने यहाँ पढ़ा नहीं, मैंने अभी देखा एसएमई सपोर्ट प्रोग्राम एंड फिक्स टैक्स स्कीम, आज पैकेज का ऐलान किया है गवर्नमेंट ने ना। दिस इज अ वेरी गुड साइन। सही है, ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी। देखिए एसएमईज जो है वो किसी भी मुल्क की बैकबोन है, यू नो दैट, सही है ना। एसएमईज फ्लरिश करेंगी तो अपना मुल्क तरक्की करेगा। अब जैसे अब ये फ्लैट बनाते हैं, अब ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो जो बेच रहा है, चाहे वो सेल्समैन है, चाहे आपका बुकिंग ऑफिसर है, मैं उसको मिक्स कर रहे हैं। कैटेगरी में लेंगे ना। एसएमईज को आप हर ट्रेडर के साथ मिक्स नहीं करें, वो ट्रेडिंग है बेसिकली। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, एसएमईज जो हमारे होते हैं, मैंने स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि अब कल देखें, अभी आज बहुत अर्ली पोजीशन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंस बिल आएगा तो पता चलेगा। मैं सुनिए, जितना और ये शम्स साहब को दिखाए, सुने, जितना मैंने इसको नहीं, पीछे से हमें सेल टैक्स की तरफ लेके जा रहे हैं। एक मिनट जरा इसी बात बताऊं, इसमें देखें जितना मैंने इस टेक्स्ट को समझा है, ये समझ लें एसएमईज जितनी भी हमारी जो एसएमईज की इंडस्ट्री है, इन लोगों के लिए एक समझ लें टैक्स एमनेस्टी स्कीम आ गई है, वन विंडो ऑपरेशन। ये ऐसे माजी में बहुत सारे ऐसे एसएमईज हमारे पास मौजूद हैं जो एफबीआर के टैक्स नेट पे नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, सच को मानना पड़ेगा। और एक बड़ा फिगर है, अच्छा, वो बहुत बड़ा फिगर है। उस बड़े फिगर को टैक्स नेट पे लाने के लिए जो बहुत अच्छा काम इस हुकूमत ने किया, जो माजी में नहीं था, इन लोगों को इनको भी एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम दे दी है। गालिबन अप्रॉक्स 0.65% ये अपने टर्नओवर का, वो मेरा अपना जाती राय है, मेरा जाती राय है कि 15 महीने में जितना इन्होंने सफर किया, तो मैं तो समझता हूं कि एसएमईज को टैक्स की छूट देनी। देखिए मेरी बात सुनिए सर, हमारा तो ये मुतालबा था कि 2 साल तक हमें जो हमारा इस साल का टैक्स है ना, कम से कम वो अगले 2 साल पर कन्वर्ट कर दिया जाए और 2 हिस्सों में लिया जाए। जावेद भाई, अभी इनिशियल स्टेज महीने के अंदर हमारी दुकानें खुली कितने दिन है? अभी मई का महीना गया है सर, टोटल 16 दिन का। अच्छा, मजे की बात यह कि ईद में जो इतना, रमजान में जो एक पीक आवर होता है इनके, उसमें भी इन्हें जो है वो, मैं एक बात बताऊं, जो बात हकीकत है ना, मैं जिसकी बात करूं या बैठ के बोलना चाहिए। लास्ट ईयर हम इमरान खान साहब से मिले थे, ये सितंबर अक्टूबर, 7 प्रेसिडेंट्स। मैंने वहां इतने इश्यूज पे बात हुई खान साहब से, लेकिन मैं आपको हकीकत बात बताऊंगा, एसएमईज पे जो है ना वो बड़ा कीन था, वो वाकई कोई काम करना चाहते हैं इनके लिए। और कॉटेज पता नहीं कब करेंगे यार। नहीं, मगर परसों नहीं सर, आपके पास चैम्बर है, फेडरेशन है, आप इंशाल्लाह चैम्बर फेडरेशन कर रहे हैं, आपके लिए इतना काम कर रहे हैं। ये बात वो जो कह रहे हैं ना, आप इनकी बात गौर से सुने कि फेडरेशन जो है ना, फेडरेशन सियासत तो करता है एसएमईज के हवाले से, लेकिन कभी मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं चैम्बर भी लेके नहीं बैठता। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो एसएमईज है वो कौन है और उनका क्या किरदार है? सर, मैंने आपको बताया जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 72 एलाइड इंडस्ट्रीज पे, जो एलाइड इंडस्ट्री मिल के एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बनती है। एलाइड इंडस्ट्री, इसमें कलर वाला भी है, इसमें पेंट जिसे कहते हैं, इसमें हार्डवेयर वाला भी है, लकड़ी वाला, दरवाजे के लॉक वाला, टाइल्स वाला। टाइल्स के अंदर अगर हम आ जाएं तो उसमें ग्राउट अलग यूज होता है, एपॉक्सी अलग यूज होती है। फिर हम इलेक्ट्रिक में आ जाएं, इलेक्ट्रिक पीवीसी कंड्यूट अलग है, प्लम्बिंग पीवीसी कंड्यूट अलग है। तो इस तरह करते हुए 72 एलाइड इंडस्ट्रीज हैं। ये सारे एसएमईज हैं जो कि स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और लार्ज मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। और ये सब के सब देखें, इसमें कोई शक नहीं कि हमें तो मैं अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करूं
तो इस 72 सालों में ये पहली गवर्नमेंट आई है जिसने इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया। ठीक, तो इससे पहले माजी में ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी नहीं थी, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, आज इंडस्ट्री बन गया है। तो उसमें ये इंडस्ट्री बनने में थोड़ा टाइम हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसके इम्पैक्ट और इसके जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और इंशाल्लाह जिस तरह ये हुकूमत कुछ रिलीफ हमें भी मिले, काफी हद तक रिलीफ मिले, तो ये पॉजिटिव इमेज आएगा, और इंशाल्लाह तो वक्त के साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसमें हमें डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जरूर आएगी। मेरे बिल्कुल सही बात है, और मेरा अपना जाती राय ये कि जहाँ तक शम्स साहब की शिकायतें फैसल साहब की हैं अपनी जगह, वैसा बात ये कि आप लोग जो है आप इंडस्ट्रियल जोन है, 6 या 7 जोन है, और कराची में सबसे ज्यादा जो है वो अहमियत नहीं दी जाती आफ्टर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्या आप लोगों ने ऐसे कौन से मुतालबात किए थे जो आप समझते हैं कि इस बजट का हिस्सा हुकूमत ने बनाया या नहीं बनाया? देखिए बिलाल भाई, मसला ये है कि पहले तो आप एक चीज को क्लियर कर लें, एसएमईज और स्मॉल ट्रेडर्स में एक फर्क है। एसएमईज बेसिकली मैन्युफैक्चरर है, सही ना, बेसिकली छोटी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो एसएमईज है, सही। नॉर्थ कराची इज द बिगेस्ट जोन इन सिंध, एंड सेकंड आप देखें जरा नासिर नंगू साहब मिल जाए तो अच्छा, सेकंड इन पाकिस्तान आफ्टर सियालकोट, सही है ना। हमने एक बहुत बड़ा मुतालबा रखा था, इस वक्त इम्पोर्टेड चिल्ड्रन गारमेंट्स आ रहा है चाइना से, हमने चाइना तो सारी चीजें सर देखिए सर देखिए बात सुने ना, पूरी बात सुने। इस वक्त आप विजिट करें मेरे साथ, कराची में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और टर्की और चाइना के मुकाबले में जो बच्चों के गारमेंट्स है, बेबी बाबा गारमेंट्स है, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कराची में। मैं आपको एक बात बताऊं, और पूरे पाकिस्तान में उस इंडस्ट्री की सप्लाई है। अब एक मेरी बात गौर से सुनिएगा, और वो एसएमईज है, वो एक घर के अंदर 3 फ्लोर लिए हुए और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस चीज की। मेरा इशू ये है कि आप चाइना से अगर इंपोर्ट करेंगे, अगर हुकूमत इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे इंपोर्टर्स के लिए, तो लोकल स्टफ ग्रो करेगा। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद आएंगे तो यकीनी तो गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देखने में दोबारा हाजिर है, साथ रहने का शुक्रिया। और वफ़े में जाने से कबल जो है हमने ज़ुबैर मोती वाले साहब की भी गुफ्तगू सुनी। हमारे 3 मेहमान बैठे हैं, ये भी मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने अपनी दुख और दर्द भी बयान किया, और बजट के हवाले से हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमारा फोकस भी बजट है। लेकिन इस बजट में मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि किसी को बहुत ज़्यादा इख्तलाफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हिमायत भी नहीं है, एक मुख्तसर सा बजट है। दानिश बिन रऊफ साहब जो उनका के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ज़्यादा ताल्लुक़ है, आबाद के ये चेयरमैन भी साउथ रीजन, तो हम चाह रहे थे कि आबाद का एक विजन बता दें कि क्या इस बजट से मुस्तकबिल में जो है आपके क्या अच्छे असरात पड़ेंगे या मनफी असरात पड़ेंगे, जो भी है अब थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दें। इसमें मैं आपको अगर आबाद का विजन बताऊं तो आबाद का जो विजन है, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बिल्कुल गवर्नमेंट ने अनाउंस करी, ये आबाद का गुज़श्ता कोई 7-8 साल पुराना विजन था, जिसको माजी की दोनों गवर्नमेंट्स को हमने दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आगे उसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकी। और ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है, हम 50 लाख घरों का, ये आबाद ही का एक विजन था कि पूरे पाकिस्तान में अगर बिजनेस कम्युनिटी को और आबाद को गवर्नमेंट सेक्टर साथ थोड़ी सपोर्ट करे तो पूरे पाकिस्तान में ये हम घर बना सकते हैं। 10 लाख घरों की शॉर्टफॉल है, और ये वर्ल्ड बैंक कहता है, वर्ल्ड बैंक के स्टैटिक्स हैं, 10 लाख घरों की शॉर्टेज है, हर साल वो बढ़ती जा रही है। तो ये घर लोगों को बना के देने हैं। अब इसमें आबाद का विजन है कि ये 10 लाख घर या 50 लाख घर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, साथ बैठे, देन हम इसको आगे शुरू करें। तो मतलब ये कि आप ये समझते हैं कि जो बजट आज पेश किया गया, तीसरा बजट जो था 2021 का, तो इसमें जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो हल हुए, कुछ मदावा हो गया? काफ़ी हद तक हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जितने हल इश्यूज थे वो तो पीएम गुज़श्ता मैं समझता हूँ कि 1-1.5 साल से उसको बड़ा इन्होंने सीरियसली टेकअप किया हुआ है। हर जुमेरात को पीएम खुद उसको देख के रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वफाक से जितनी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं वो बहुत जल्दी हो जाती हैं। अगर हम प्रोविंस में आए, सूबे में, तो उसमें चीज़ों में टाइम लग रहा है, लेकिन वो भी अपनी कोशिश चल रही है कि कुछ ना कुछ इससे इशू रिजॉल्व हो। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि हमें पीएम ने, यानी इस वफाक हुकूमत ने सिविल एविएशन
और पीएफ की एक एनओसी हमारे लिए होती थी जिस पे हमें 2 से 3 महीने लगते थे उस एनओसी को लेने के लिए, वो उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें 1 घंटे में एनओसी मिल सकती है। अच्छा, एक की खबर आ रही है, जब सिंध का बजट आ रहा है, सिंध के बजट में मैंने सुना है कि सर जराए से हमें पता चला है कि हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए जब पहले तो मुख्तलिफ इदारों से एनओसी लेनी पड़ती थी, अब फायर ब्रिगेड से भी एनओसी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये इसका नोटिफिकेशन आप सही कह रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। ये सिंध गवर्नमेंट की जो बजट आएगा इसमें ये अनाउंस हो जाएगा, तो एक नई मुसीबत आप लोगों के लिए खड़ी हुई। ये मैं आपको बताता चलूं कि हमारे कराची में जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, और मैं अगर जो उसमें आबाद के मेंबर्स की बात करूं कि कराची में हाउसिंग हर कंस्ट्रक्शन करने वाला आबाद का मेंबर नहीं है, आई नो काम करने वाला यहाँ पे, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग जो बना रहा है वो तो आबाद का मेंबर है। हाई राइज बिल्डिंग जितनी भी कराची में बन रही है, मैं समझता हूँ कि उसमें अभी भी ये नोटिफिकेशन और ये कानून मौजूद है कि जब तक उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होगा उसकी कंप्लीशन नहीं होगी। इसका नोटिफिकेशन तक गुज़श्ता मैं समझता हूँ 2-3 महीने पहले आ चुका है, और मैं नहीं समझता कि हाई राइज बिल्डिंग कोई भी ऐसा बिल्डर है जो बना रहा है और वो इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगा रहा। माजी में जो बिल्डिंग बन गई उसका मैं आपसे नहीं कह सकता, अभी भी यही हाल है। अभी भी आप किसी अच्छी बिल्डिंग में चले जाएं हाई राइज में, मेरे ख्याल में मेरे दोस्त साथी जो बैठे ये भी इस बात को करेंगे, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग कमर्शलाइज बहुत हो गए हैं। आप कहते हैं कि इतनी सी जगह छोड़ना है तो वो क्यों छोड़े यार, इसमें से इतने पैसे हमारे ज़ाया हो जाएंगे। सीढ़ियों की साइज को कम कर दिया कि जनाब के वो सीढ़ी की साइज भी जो कवर्ड एरिया में आपका जो कन्वर्ट होता है, मतलब है प्रॉब्लम है। तो देखिए, मैं आपकी बात को गलत भी नहीं कह सकता, लेकिन प्रॉब्लम है। मैं आपको ये जरूर कहूँगा, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, यानी हर फील्ड के अंदर, और अगर हम इसको इस स्केल से मेजर करें तो परसेंटेज के अंदर अगर आप कहते हैं कि 2, 4, 5, 8% हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर उन कुछ लोगों की वजह से आप पूरी एक कम्युनिटी को, ये तो दुनिया, अब आप देखिए ट्रेडर्स कहते हैं हम ये सब जो छोटे दुकानदार में, इनमें से कुछ लोग जो है वो गलत काम करते हैं, बदनाम सारे हो जाते हैं कि हर आदमी जो है वो ये काम कर रहा है, नाजायज मुनाफाखोरी कर रहा है, या कम तोल रहा है, या क्या कर रहा है। एक शिकायत है ना पाकिस्तान, तो हर कोई नहीं कर रहा है। इतना बड़ा इशू है बिल्डर्स माफिया का, इतना बड़ा शहर में, और मरता कौन इसमें आम आदमी और छोटा ताजर, क्योंकि उसकी यहाँ पे एक करेक्शन कर दूं। अब आप बात करें, ये लियाकताबाद है, नाज़िमाबाद है, यहाँ जो पोर्शन बन रहे हैं, पोर्शन वालों को बिल्डर नहीं कहते हम सर, मैं पोर्शन वालों को बिल्डर नहीं कहते, वो नेचुरली ठेकेदार होते हैं। उसके अंदर भी बड़े पैमाने पे घपले हुए हैं, डबलिंग टिबलिंग की हुई है, लेकिन जो बिल्डर है ना, बिल्डर दैट मीन के वो है जो आबाद का मेंबर है और जो एक कानूनी तरीके से जो तैयार कर रहा है, वो जो काम हुआ है ना, वो पोर्शन वाले काम को बिल्डर है, वो इस शहर को तबाह किया गया इदारों का। सही है, शहर को तबाही की जिम्मेदारी जो है वो होनी चाहिए कि ये जो आप पोषण की बात करें, नहीं तो एक अजीब ही मसला है। मैं सिर्फ एक बात ये, एक मिनट इसकी बात कर लें फिर मैं आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी कंप्लेंट्स बिल्कुल मौजूद हैं लोगों की, लेकिन इसमें जो प्राइवेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का भी बहुत बड़ा अमल दखल है, वो आबाद के किसी उसमें नहीं आती। अच्छा, मैं आपके चैनल से ये बताता चलूं, आपकी तो बहरिया भी नहीं सुनता, डीएचए भी नहीं सुनता। देखें, डीएचए हमारा मेंबर नहीं, लेकिन बहरिया हमारा मेंबर है, नहीं सुनता। हम बहरिया आबाद का ही मेंबर है। लेकिन मैं इसमें आपको एक और बात बताता चलूं कि जो भी, अगर आप कह रहे हैं कि किसी के साथ ऐसा हुआ है जिसकी किसी फाइल कैंसिल हो गई या उसके साथ डबलिंग कर दी गई, तो आबाद के अंदर एक कंप्लेन सेल बना हुआ है। उसमें मैं बीइंग अ रीजनल चेयरमैन, मैं डेली बेसिस पे लोगों के मसले वहाँ पे हम लोग सुनते हैं, और वीकली हम लोगों की आर्बिट्रेशंस कराते हैं बिल्डर के साथ बैठ के, और उस पर बिल्कुल हक पे और सही फैसले देते हैं। किसी का भी इशू आप बिल्कुल आए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं इस बात को मैं खुद भी जो इम्प्लीमेंट कर चुका, एक बंदे को मैंने भेजा था, वहाँ प्रॉब्लम हल हुए, प्रीवियस की बात कर रहा हूँ आपके दौर में, तो वो आज भी बेसिस हो रही है। आप कहना तो मैंने इनको, अब आप ये कहेंगे कि जनाब अली के जो टाउन इंडस्ट्रीज है, जो ट्रेड के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, ये तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई, और मेरे ख्याल में गुज़श्ता तकरीबन 70 साल से अब रो ही रहे कि कराची शहर में इधर उधर। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपकी जो टाउन इंडस्ट्रीज होती हैं, इसके अंदर जो फैक्ट्रीज होती हैं, इसके अंदर जो यूनिट्स होते हैं, ये तो छोटे बड़े मिक्स होते हैं ना सारे के सारे। तो इसमें जो आपका एक इशूज था ईयूबीआई का, ईयूबीआई वो ईबीआई का वफाक का मसला है, उस मसले पे क्या कोई पेशरफ्त हुई या बजट में ऐसे हवाले से कोई खास बात की गई? टैक्सेशन पे तो मैंने भी कंप्लीट नहीं देखा है। नहीं, लेकिन टैक्सेशन पे तो कोई ज्यादा बातें इस बजट में मुझे नजर नहीं है। ईओबीआई का इशू एक बड़ा हॉट इशू है जो ये शहर भी फेस कर रहा है और तमाम
लोग फेस कर रहे हैं सूबा। बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है ये बेसिकली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद इस वक्त वफाक और सूबे का झगड़ा है। ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट में सही, और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे हैं वो EOBI के खिलाफ कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेकर आए हैं। तो इसका एक फैसला फेडरल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि EOBI को उन्होंने प्रोविंस में ट्रांसफर करना है या नहीं करना है। अब जब EOBI वालों के साथ हम बैठते हैं तो उनका कहना ये है कि जी 3 सूबे जो है वो फेडरल के हक में स्टेटमेंट दे चुके हैं कि EOBI फेडरल के पास रहनी चाहिए, सिर्फ सिंध जो है वो इसके खिलाफ है। तो मसला ये है कि सिंध जो है वो रेवेन्यू भी उन तीनों सूबों के मुकाबले में ज्यादा जनरेट करके दे रहा है, सही ना सर, रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा है, सारी चीजें ज्यादा है। मेरा सिर्फ इशू ये है सर, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये छोटे ताजर SMEs या ट्रेडर्स इन सब को एक टैक्स नेट में लाना पड़ेगा और उसके लिए वन विंडो ऑपरेशन में जाना पड़ेगा। जावेद साहब सब जल्दी से बता दीजिए कि आप BOK आपके लिए अच्छा है बुरा है? सर सीधी सी बात यह है कि हमारे साथ तो ये हो रहा है कि हमारे छोटे ताजर की FIR भी कट रही है, उसको EOBI वाले कोर्ट भी बुला रहे हैं, उसके ऊपर फाइन भी हो रहे हैं, ये ज्यादती हो रही है। सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो हम ये कहेंगे कि वफाक और सूबा दोनों छोटे ताजरों के साथ बैठे हैं और रेल ताजर रहनुमाई जो है उनके साथ बैठे हैं, जिनका स्टेक है, फेसिस पे ना जाएं, कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए हम शिकवे कर करके थक गए, अब मामला दूसरी तरफ चले गए। तो बहरहाल वफाक को चाहिए कि NIC का जो ऑप्शन है वो खत्म करें। ये एक बहुत बड़ा हॉट इश्यू है जिसके ऊपर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 2, जो नॉन फाइलर लोग हैं उनकी ट्रांजैक्शन के ऊपर इन्होंने अगर बंद किया है ये, चलो ठीक है, ओके ओके, वो लगाना चाहिए ताकि लोग टैक्स की ओके ओके ओके। बहुत शुक्रिया सब तीनों अफजाद का, बहुत शुक्रिया। मौजूद तो बहुत है, मसाइल तो बहुत है कि हम बात करते हैं सारी रात तो उसको पूरा ना हो, लेकिन शायद बिलाल हसन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के अल्लाह हाफिज़।